इसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उनको देख लेते हैं। परमाणु संरचना नोट्स, परमाणु संरचना इसका नोट्स देख लेते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। परमाणु का आकार देख लेते हैं क्या है। परमाणु का आकार साइज ऑफ एटम। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं परमाणुओं का भार देख लेते हैं क्या है। परमाणुओं का भार। परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। तो सबसे हल्का परमाणु कौन सा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्का परमाणु कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.008 AMU होता है। और तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान 2 से 260 AMU के मध्य है। परमाणु की संरचना। 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु एटम द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व उनके बाद में हुए वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अतिसूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनको मूल कण, सब एटॉमिक और एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। मूल कणों में कुछ कण अस्थायी कण हैं तथा अस्थायी कण हैं, शेष कण अस्थायी अनस्टेबल कण हैं। अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी मूल कण हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसन अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण हैं। इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन की अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है। एक इलेक्ट्रॉन पर एक पर यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है इक्वल टू 1.008 AMU का लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में इंग्लिश वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने कैथोड किरणों में की। प्रोटॉन को देख लेते हैं। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेशित प्लस हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देने पर जो यूनिट धनावेशित कण है H+ शेष रह जाता है, उसे ही हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक चैडविक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू परमाणु नाभिक का संगठन। तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। तो नाभिक का धनावेश किस कारण से होता है, प्रोटॉनों के, केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन या न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों तरफ अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक Z होता है।
प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू, इस प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर देख लेते हैं आगे, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका मतलब उसकी नाभिक में, हाइड्रोजन की नाभिक में 1 प्रोटॉन है। फिर द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या A कहलाती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। परमाणु भार, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार इक्वल टू द्रव्यमान संख्या A। परमाणु भार इक्वल टू नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N। आगे देखते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। मतलब कि जो जिन आयन और परमाणु, जो आयन और परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोई आयन और कोई परमाणु, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर है तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। उदाहरण जैसे Na+ आयन और Mg++ आयन, F- आयन, O- आयन और Ne सम इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो Na+ आयन, Mg++, F- आयन, O- आयन और Ne, ये तीनों, ये 5 जो है सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इनमें सब प्रत्येक में जो है 10 इलेक्ट्रॉन है। समस्थानिक किसे कहते हैं? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। मतलब कि जो ऐसे परमाणु हैं जिनके जो है परमाणु क्रमांक जो है परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जो परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उन्हें आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप या समस्थानिक है? 3 है, जिनका परमाणु क्रमांक 1 है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्याएं 1, 2 और 3 है। तो उनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है, लेकिन तीनों की परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। तो इन समस्थानिकों को हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम या D कहते हैं, हाइड्रोजन 3 को ट्राइटियम या T कहते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं जिनका परमाणु क्रमांक 8 है। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं और जो है इनकी परमाणु क्रमांक 8 है परंतु द्रव्यमान संख्या 16, 17 और 18 है। इन समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, ये 16 इनका परमाणु भार है। 16, 17, 18 ये परमाणु भार है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक जो है 8 ही है। फिर आगे देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ देख लेते हैं समभारिक आइसोबार समान। अब यहाँ पे देख रहे थे कि परमाणु क्रमांक समान थे, लेकिन यहाँ पे देखना है परमाणु भार समान होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे है समान परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, समस्थानिकों का स्थान अलग अलग न होकर के एक ही होता है। और इसमें क्या है, आवर्त सारणी में समभारिकों का समभारिक जो है आइसोबार है उनका स्थान एक न होकर के अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 1H3 और 2He3। तो यहाँ H का परमाणु क्रमांक 1 है और हीलियम He का परमाणु क्रमांक 2 है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक अलग अलग है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लेकिन इसका परमाणु भार 3 है हाइड्रोजन का।
हीलियम का परमाणु भार 3 है, तो ये 1He3 और 1NH3 और 1H3 और 2He3। तो ये संभारिक है क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या समान है, परंतु इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है। फिर आगे देखते हैं संभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। जो संभारिक होते हैं उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो समान होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समन्यूट्रॉनिक क्या है? तो समन्यूट्रॉनिक भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण ये समन्यूट्रॉनिक है 14Si30 और 15p31 16s32, ये समन्यूट्रॉनिक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14Si30 और 15p31 16s32 ये समन्यूट्रॉनिक है क्योंकि इनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। इसी प्रकार 1He3 2He4 समन्यूट्रॉनिक है। 6C 13 6C13 और 7N14 जो है समन्यूट्रॉनिक है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं समन्यूट्रॉनिक। फिर आगे देखते हैं रेडियो एक्टिविता क्या है। कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार की वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों का स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिविता कहलाता है। तो फिर कौन कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं? यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है, रेडियम रेडियो एक्टिव है। ये स्वतः ही जो है एक प्रकार की वेधी पेनेट्रेटिंग किरण जो है उत्सर्जित करते हैं। पेनेट्रेटिंग या वेधी मतलब एक पार करते हैं ऐसे, तो उसको जो है किरणें जो पार करते हैं ऐसी उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो देख लेते हैं रेडियो एक्टिव परमाणु नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिव किसका गुण है? नाभिक का गुण है, परमाणु के नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं। तो रेडियो एक्टिव परमाणु जो तत्व होते हैं उनके नाभिक कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। उनमें स्व-विघटन स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिकों में वेधी किरणें, वेधी कौन कौन सी रेज होती हैं जो वेद कर देती हैं, मतलब उसको अलग पार कर जाती हैं, वो हैं अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। तो अल्फा बीटा गामा किरणें कौन सी किरणें कहलाती हैं? रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। रेडियो एक्टिव विघटन एक नाभिकीय प्रक्रिया है, न कि रासायनिक प्रक्रिया। तो रेडियो एक्टिव विघटन कौन सी प्रक्रिया है? ये नाभिकीय प्रक्रिया है, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रेडियो एक्टिव का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। तो जो रेडियो एक्टिविता का जो गुण होता है वो किन नाभिकों में पाया जाता है? भारी नाभिकों में पाया जाता है क्योंकि भारी नाभिक जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व रेडियो एक्टिव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस परमाणु क्रमांक के आगे के तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं? तो 83 के आगे के तत्व सभी तत्व जो है रेडियो एक्टिव होते हैं। बैकरल द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज होने के तो यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? बैकरेल ने की थी। खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैडम क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुण की खोज हुई। मैडम क्यूरी ने किसके रेडियो एक्टिव गुण की खोज की थी? थोरियम की थी। और बैकरेल ने किसकी की थी? यूरेनियम की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव थोरियम की थी। रेडियो एक्टिव गुण की खोज हुई 1918 में। मैडम क्यूरी उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की। तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने किस तत्व की खोज की थी? रेडियो एक्टिव तत्व। किस रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी? पोलोनियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने वर्ष 1902 में यूरेनियम के एक्स पिच ब्लेंड में एक नए तत्व रेडियम की खोज की। तो यूरेनियम के एक एक्स यूरेनियम का एक एक्स है पिच ब्लेंड। इसका ये पूछा जाता है कि यूरेनियम का पिच ब्लेंड किसका एक्स है? तो यूरेनियम का एक्स है। और पिच ब्लेंड का सूत्र क्या है? U3O8 है। U3O8 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो पिच ब्लेंड है इसी में से एक नए तत्व की खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। ये जो है यूरेनियम के अपेक्षा लगभग 30 गुना अधिक रेडियो एक्टिव था। तो रेडियम की खोज किससे की हुई थी? पिच ब्लेंड से हुई थी। और पिच ब्लेंड किसका एक्स है? यूरेनियम का एक्स है। और इसकी खोज किसने की थी? ये मैडम क्यूरी ने किया था। फिर आगे देखते हैं वर्तमान शताब्दी में कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई है जिनमें रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व हैं। आर्यन है, इसका सूत्र है। और फिर उसके बाद प्रोटोएक्टिनियम PA है, इसका किसका सूत्र है? प्रोटोएक्टिनियम जो है
रेडियो एक्टिव तत्व है, एक्टीनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, और फिर फ्रांसियम रेडियो एक्टिव तत्व या फार जिसको बोलते हैं, और स्टैटिन एटी स्टैटिन ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है। तो रेडान जो है रेडियो एक्टिव तत्व है, आर्यन, फिर पीए प्रोटो एक्टीनियम ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, एसी एक्टीनियम ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, फ्रांसियम या फार ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, और एटी स्टैटिन ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर उसके बाद आगे हम देख लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों के गुणों की तुलना हम कर लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा किरणों के गुणों की तुलना है। तो यहाँ गुण है और ये है अल्फ़ा किरण और ये है बीटा किरण और ये है गामा किरण। तो अल्फा किरण इसका गुण प्रकृति क्या है? जो अल्फा किरणें धनावेशित अल्फा कणों से बनी होती हैं। अल्फा कण पर 2 यूनिट धनावेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर अर्थात 4 AMU होता है। अल्फा कण हीलियम नाभिक का परमाणु का नाभिक होता है। इसे 2He4 या 2A4 संकेत 2 अल्फा 4 संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो 2 अल्फा 4 ये संकेत है या 2He4 किसका संकेत है? ये अल्फा का है। तो फिर यहाँ पे अब बीटा को देख लेते हैं। बीटा किरणें ऋणावेशित बीटा कणों से बनी हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो है ये ऋणावेशित, तो बीटा कण ऋणावेशित होती हैं, अल्फा कण धनावेशित होती हैं। और बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है और कण का द्रव्यमान 0.000548 AMU होता है। अब बीटा कण को -1 बीटा 0 या -E0 द्वारा संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब गामा किरणों को देख लेते हैं। गामा किरणों के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है और गामा किरणों का तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अल्फा किरणें होती हैं धनावेशित होती हैं और जो बीटा किरणें होती हैं वो ऋणावेशित होती हैं। अल्फा किरणों को जो है हीलियम के जो है 4 AMU के बराबर होता है और बीटा किरणें जो हीलियम ये जो है इनका द्रव्यमान संख्या ये 0.005486 AMU होता है। और जो अल्फा किरणों का जो सिंबल है जिसे संकेत करते हैं 2He4 या 2 अल्फा 4 से संकेत करते हैं और बीटा को जो है -1 बीटा 0 या -1 E0 से संकेत करते हैं। और जो है अल्फा गामा किरण 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, इनका तरंगदैर्ध्य होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा का। पहले अल्फ़ा का देख लेते हैं और फिर उसके बाद बीटा का, फिर गामा की। अल्फ़ा का जो वेग होता है वो अल्फ़ा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। अल्फ़ा की वेधन क्षमता अल्फा किरणें 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को वेध सकती हैं। अल्फा की आयनकारी क्षमता कितनी होती है? आयनाइजिंग पावर कितना होता है? अल्फा किरणें गैसों को आयनित करती हैं। उनकी आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा 1000 गुनी होती है। अब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर का प्रभाव अल्फा किरणों का देख लेते हैं। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अल्फा जो किरणें हैं ऋणावेशित प्लेट की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की ओर जो है विक्षेपित होती हैं। फिर अल्फा किरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव देखते हैं। अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट को कौन काला करता है? तो अल्फा किरणें करती हैं। फिर बेरियम और प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव देखते हैं अल्फा किरणों का। अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव अल्फा किरणों का होता है कि अल्फा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। फिर उसके बाद हम बीटा किरणों का देख लेते हैं। जो बीटा किरणों का वेग होता है वो बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो किसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फिर वेधन क्षमता बीटा किरणों का वेधन क्षमता बीटा किरणें उच्च वेग के कारण 0.2 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को वेध सकती हैं। फिर बीटा जो किरणें हैं उनका आयनकारी क्षमता क्या है? बीटा किरणें गैसों को
आयनित करती हैं, उनकी आयनकारी क्षमता गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। और फिर बीटा किरणों की विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों पर का प्रभाव देख लेते हैं। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। तो बीटा किरणें किस ओर मुड़ती हैं? धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ती हैं। बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती हैं, क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण बीटा कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m बहुत उच्च होता है। बीटा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं। बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती हैं। तो सबसे ज़्यादा काला कौन करता है? ये यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। ये जो बीटा किरणें धनावेश की ओर मुड़ती हैं और जो है अल्फा किरणों की अपेक्षा ये अधिक विक्षेपित होती हैं। फिर उसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट पर बीटा किरणों का प्रभाव देख लेते हैं। प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती हैं बीटा किरणें। फिर बेरिलियम, प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर बीटा किरणों का प्रभाव देख लेते हैं। बीटा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। फिर उसके बाद गामा किरणों को देख लेते हैं। गामा किरणों का वेग देख लेते हैं। गामा किरणों का जो वेग है, गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए बीटा का जो है लगभग बराबर होता है, लेकिन प्रकाश के वेग के बराबर किसका होता है? गामा किरणों का वेग बराबर होता है। फिर उसके बाद गामा किरणें 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को वेध सकती हैं। ये है वेधन क्षमता। फिर आयनकारी क्षमता गामा किरणों की देख लेते हैं। गामा किरणें गैसों का आयनित करती हैं। इनकी आयनकारी क्षमता अल्फा किरणों की 1/10,000 गुनी और बीटा किरणों की 1/100 गुनी होती है। फिर उसके बाद गामा किरणों की विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव देख लेते हैं। गामा किरणों विद्युत उदासीन होता है और इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी कौन सी किरणें हैं जो विद्युत उदासीन होती हैं और इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? वो कौन सी किरणें होती हैं? तो वो हैं गामा किरणें। तो गामा किरणों का विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे देख लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर गामा किरणों का प्रभाव देख लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर गामा किरणों का प्रभाव होता है। गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे कम काला करती हैं। तो सबसे कम काला कौन करता है? तो गामा किरणें करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। फिर उसके बाद बेरिलियम, प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर गामा किरणों का क्या प्रभाव है? बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर गामा किरणों का क्या प्रभाव है, ये देख लेते हैं। ये गामा किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे हम देखें बेरियम, प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर प्रभाव, अल्फा किरणें, बीटा और गामा तीनों जो है प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर का जो नोट्स है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या करना, इसका सही उत्तर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, परंतु जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरा है एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तीसरा है विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चौथा है परमाणु रासायनिक क्रियाओं में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पांचवा है यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का जो नोट्स है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।